देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज गैरेट, और गैरेट के साथ एक और साइंटिस्ट का नाम था बैटसन। बैटसन और गैरेट ने कंक्लूड किया 1902 के अंदर कि कुछ सर्टेन डिजीजेज ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, इस तरह पूरी फैमिली के अंदर ना वो लगातार चलती जाती हैं। उन्होंने देखा कि ये जो आपके पास सर्टेन डिजीजेज हैं बेसिकली, ये अगर एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जा रही हैं और उससे आगे चल रही हैं, इनकी फैमिली के अंदर थोरोली ये चल रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू डिसेंडेंट, तो हो सकता है कि इसका मेंडेलियन रिसेसिव एलील्स के साथ कोई ताल्लुक हो, और ये ट्रेट्स जो हैं बेसिकली वो एक दूसरे के अंदर जब एंटर हो रही हैं तो ये म्यूटेशन की वजह से हो रही हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं जाके आपके पास जेनेटिक मेकअप के अंदर कोई तब्दीली आ रही है। तो ये जो प्रोसीजर जिससे तब्दीली आती है उसको उन्होंने नाम दिया म्यूटेशन का, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये तब्दीली आ रही है उनको उन्होंने नाम दिया म्यूटेंट्स का। अब म्यूटेंट्स और म्यूटेशन जो है ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने याद रखने। अच्छा, यहाँ पे ना एक डिजीज़ उन्होंने जो है वो डिस्कस की जिसको उन्होंने नाम दिया था अल्केप्टेनूरिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है यूरिक एसिड का, वो फौरी तौर पे बॉडी से जैसे ही निकलता है तो वो जाके रिएक्शन कर देता है आपके सराउंडिंग में मौजूद गैशियस पार्टिकल्स के साथ, और जो यूरिन है वो ब्लैक में टर्न हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है होमोजेनिस्टिक एसिड। तो होमोजेनिस्टिक जो एसिड है बेसिकली वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा, यानी कि वो आम रूटीन में उसको तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, लेकिन अल्केप्टेनूरिया के केस में ये एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद ही नहीं है। सो दैट्स उन्होंने कहा कि अगर एंजाइम्स जो हैं जो इसको तोड़ते हैं अगर वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब कि उनका जो जीन है या उनका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, वो भी मौजूद नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ से जो है वो बेसिकली हम लोगों ने जीन के बारे में डिस्कवर करना शुरू किया कि किस तरीके से एक जो जीन है वो एक खास ट्रेट को कंट्रोल करती है। उन्होंने क्या किया कि ये जानने के लिए कि ये प्रोजेनी जो है क्या हमें वाकई बताती है कि रिजल्ट्स ठीक हैं, उन्होंने मिनिमल मीडियम के अंदर जो है वो सिर्फ शुगर, अमोनिया, सॉल्ट्स और कुछ वाइटामिन रखे, और उनके ऊपर उन्होंने एक स्पोर जो है न्यूरोस्पोरा का जो है एक स्पोर उन्होंने इसके ऊपर रखवा दिया। उन्होंने रख के उन्होंने देखा कि अब ये क्या जनरेट करता है या नहीं करता। तो उन्होंने देखा कि वो वाले आपके पास स्पोर्स जिनके अंदर म्यूटेशन हुई हुई है, जिनके अंदर जो है वो अपनी फूड खुद तैयार करने वाले एंजाइम्स मौजूद नहीं है, वो वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाए। इस तरीके से उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया, और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो टैटम और बीडल ने जो है वो परफॉर्म किया। अब इस रिसर्च से उन्होंने ये साबित कर दिया कि आपके पास जो है कि जो जीन है बेसिकली वो आगे कंट्रोल करती है आपकी जो फर्दर जनरेशन है। अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो टोटली उससे जो है वो अफेक्ट होगी। इसका आपके पास एक डायग्रामेटिक व्यू बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का फिगर नंबर 20.20 के अंदर गिवन है कि किस तरीके से वो एक स्पोर को जो है वो उस मीडियम के अंदर एंटर करवा रहे हैं, और उस मीडियम के बाद उन्होंने आगे मुख्तलिफ जो है आपके पास वो रखे, यानी कि मुख्तलिफ ऐसे जो है वो केमिकल्स रखे जो कि इसको ज़रूरत है अपनी लाइफ के लिए। उन्होंने देखा कि जो कि आपके पास ठीक था, जिसका जीन जेनेटिक मेकअप करेक्ट था, वो आगे ग्रो कर गया, जिसका नहीं था वो आगे ग्रो नहीं कर पाया। सो अब एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड, इसका क्या मतलब है? बेसिकली यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ का जो है वो हिसाब लगाया, एक चीज़ को हम लोगों ने डिस्कवर किया कि आपके पास जो एक जीन है ना वो किसी एक ही एंजाइम को या किसी एक ही प्रोटीन को बेसिकली कोड करती है। सो वन जीन जो है वो किसी एक जो है वन प्रोटीन जो है उसको जो वो है जो है प्रिपेयर करेगी। अब बेसिकली कर क्या रही होती है ये जीन? ये अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को जो है बेसिकली ये डिटरमिन कर रही है, ठीक है। और इस सीक्वेंस को डिटरमिन करने का मतलब क्या है कि वो बेसिकली बता रही है कि आपके पास जो है वो आगे से आगे जो जनरेशन चल रही है उस जनरेशन का आपका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो है बीटल और टैटम के एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने देखा कि दे फाउंड दैट देयर वाज डिफरेंट साइट फॉर ईच एंजाइम। हर आपके पास जो है म्यूटेंट दे एग्जामिन हैड अ डिफेक्ट इन अ सिंगल एंजाइम। एक एंजाइम के अंदर उनको डिफेक्ट जो है वो नजर आ रहा है कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल साइट ऑन वन क्रोमोसोम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ड्यू टू द चेंज इनसाइड वन सिंगल साइट ऑफ क्रोमोसोम की एक साइड के ऊपर कोई मसला है जिसकी वजह से कोई एक प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इससे उन्होंने पता चलाया कि आपके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम को बनाने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन का होना जरूरी है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए आपके पास जो है वो क्रोमोसोम के उस पॉइंट पर मौजूद जीन का जो है वो मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से उन्होंने जो है वो इस चीज़ का हिसाब लगाया, और फिर उन्होंने ये देखा कि आपके पास जो है वो मेनी एंजाइम कंटेन मल्टीपल प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स ईच इनकोडेड बाय अ सेपरेट जीन। द रिलेशनशिप इज टुडे मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज वन जीन
वन पॉलीपेप्टाइड, यानी कि आपके पास डिफरेंट जो आपके पास जीन्स है वो एक पॉलीपेप्टाइड को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड के लिए एक जीन होगा, वो जीन किसी और को कंट्रोल नहीं करेगा और कोई और पॉलीपेप्टाइड किसी और जीन से कंट्रोल नहीं होगा। लिहाजा हर एक आपके पास जो एंजाइम या कोई भी प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस जो है वो किसी एक टाइप के जो है वो उस पर डिपेंड कर रही है, जीन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और उसी से आगे जो है वो जनरेशन चलती है। यहाँ पे आपको ना फिगर नंबर 20.21 के अंदर एक एविडेंस दिया गया है जिसके अंदर आपको जो यूरिया साइकिल है उसके एंजाइम्स के बारे में बताया गया। यूरिया साइकिल के एंजाइम आपके पास देखें किस तरह एक चल रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास जीन है, ठीक है, दैट इज RE, ठीक है, ये एक जीन है, ठीक है, तो ये क्या बना रही है आपके पास एंजाइम ही, ये ग्लूटामेट से ऑर्निथिन बना रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर आगे चलें तो ये जो दूसरी आपके पास आएगी RF, तो ये जो आपके पास जीन है ये आपके पास क्या बना रही है, सिट्रोलिन, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो जीन्स हैं, ठीक है, वो सिट्रोलिन के बाद आपके पास जो है वो कोई आर्जिनिनो सक्सीनेट बनाएगी, यानी कि इस तरीके से ये आपके पास जो साइकिल है ये चलता जाएगा। आपके पास जीन है वो आगे से आगे जो है वो नई जो है वो अपना एंजाइम्स को वो बनाती जाएंगी, और ये जो प्रोटीन्स आपके पास बन रही हैं ये प्रोटीन आगे जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती रहेंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना डीएनए कैसे इनकोड करता है प्रोटीन्स को, हम ये भी देख लेते हैं। इनकोडिंग जो है वो कैसे होती है, इनकोडिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डीएनए किस तरीके से जो है वो इनकोड करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को। तो हम लोगों ने ये इसमें देखना है कि आपके पास सबसे पहले जो ये काम किया गया था वो सेंगर ने किया था, आपके पास फ्रेडरिक सेंगर ने, उसने कंप्लीट सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड का बता दिया था इंसुलिन के केस में। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा हुआ है इसके बारे में। उसने ये देखा कि आपके पास ना एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो हमारे पास इसकी अल्फा बीटा चेन्स हैं उनके अंदर एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन, अगर इसका हम जिक्र करें सॉरी आपके पास इंसुलिन के अंदर, तो एक सर्टेन पॉइंट आपके पास ऐसा आता है जहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर किसी एक जीन को किसी दूसरी आपके पास मॉलिक्यूल के साथ जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि उसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कहीं पे तब्दीली आ रही है। उस तब्दीली की वजह से आपके पास जो है वो आने वाली जनरेशन में कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपके पास जो है सेंगर के बाद वेर्नन इनग्राम ने 1956 के अंदर डिस्कवर किया था मोलेकुलर बेसिस सिकल सेल एनीमिया की। इसमें उसने क्या देखा, उसने देखा कि आपके पास जो है प्रोटीन डिफेक्ट इनहेरिटेड बाय मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें उन्होंने देखा कि आपके पास ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन के साथ जो है वो एक पोजीशन पे, यानी कि जो आपके पास ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन के साथ क्या हो रहा है, वो दोनों जो आपस में एक दूसरे का जो है वो क्या हो गया, रीपोजिशनिंग हो गई, ठीक है। तो इस रीपोजिशनिंग से फिर क्या फ़र्क पड़ा, इससे फ़र्क ये पड़ा कि आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो गया, डिजीज़ जो है वो कॉज हो। इस डिजीज़ के कॉज होने से फिर उसे क्या पता चला, उसे पता ये चला कि आपके पास जब डिजीज़ कॉज हो रही है रिपोजिशनिंग की वजह से वो हो रही है ग्लूटामिक एसिड वेलिन से जो है वो हो रहा है, तब्दील हो रहा है। तो अब इससे फिर अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि आपके पास जो है वो जेनेटिक मेकअप जो है उसके अंदर उससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जेनेटिक मेकअप से आपके पास जो है वो एक जो डीएनए है वो बनाता है आरएनए, और इस प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास आरएनए है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये राइबोसोमल आरएनए से आगे बनते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोटीन है ये फिर क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन का प्रोसीजर कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डीएनए से प्रोटीन बनती है। अब ये सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन, ये आपका एक टॉपिक भी जो है वो बनाया हुआ है, आरएनए टू मेक प्रोटीन। आरएनए इस्तेमाल हो रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, कैसे, हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो आपके पास हो रही है बेसिकली हम लोग अगर स्टार्ट से देखें तो आपको पता है डीएनए, ठीक है, डीएनए से आपके पास आगे क्या बन रहा है, आरएनए, और आरएनए से आगे क्या बन रही है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो दूसरा स्टेप है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, इसमें ना एक वो भी आ जाती है टाइप्स आपके पास है वो डीएनए आरएनए की। अब आपके आरएनए की 3 टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तीनों के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं अलग अलग। ये गिवन है आपके पास पेज नंबर 141 के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास सबसे पहले जो क्लास है आरएनए की जो फाउंड होती है राइबोसोम के, उसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए।
इससे क्या होता है, इसमें ट्रांसलेशन हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो चेंज जो है यहाँ से बनना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं ट्रांसफर आरएनए का, जो कि अमाइनो एसिड्स जो है उनको ट्रांसफर करता है ताकि बिल्डिंग जो है वो ब्लॉक्स बनाए जा सकें पॉलीपेप्टाइड्स के आगे प्रोटीन बनाने के लिए। और अल्टीमेटली हम लोग मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाता है आरएनए का, जो कि ट्रांसक्राइब होते हैं डीएनए एंड दैट ट्रैवल टू द राइबोसोम टू डायरेक्ट प्रिसाइजली विच अमाइनो एसिड्स आर असेंबल्ड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। ये आपके पास अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए बताता है कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो पूरी चेन बननी है पॉलीपेप्टाइड्स की, और उस चेन ने जो है वो अल्टीमेटली आगे डिसाइड करना है कि आपके पास जो है वो जो आपके पास आगे आने वाली जो आपके पास चेन है पॉलीपेप्टाइड्स की, वो डिसाइड करेगी कि आपके पास जो आने वाली जनरेशन है उसके अंदर प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरीके की होगी और कैसी होगी। सो ये हमारे पास था अबाउट द जीन जेनेटिक मेकअप और किस तरीके से आपके पास जो है प्रोटीन बनती है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।